जब भाभी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था कोहलर का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा था सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत में आपको बताने वाला था, लेकिन क्या है, जब मैं आपको अधिगम का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्लार्क हल का सिद्धांत, कोहल वर्ग का सिद्धांत और आपसे जो भी आपके जो सिद्धांत है, जो भी आपके रहेगा इन सिद्धांत, वह मैं आपको वहां पर बता दूंगा, क्योंकि वहां पर भी आपके सिलेबस में यह चैप्टर रहेगा। यहाँ से हम अपना एक नया विषय, नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है समाजीकरण। आज से हम उसके बारे में देखना शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए, समाजीकरण समाजीकरण में आपको जब आपको अवस्थाएं बता रहा था, जब मैं आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था बता रहा था, उन अवस्थाओं का विकास भी जो आता है दोस्तों, वह भी आता है समाजीकरण के अंतर्गत। लेकिन मैंने वहां पर आपको समाजीकरण का विकास नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था दोस्तों? क्योंकि जब हम आपको समाजीकरण का यहाँ चैप्टर पढ़ाएंगे, यहाँ पर हर अवस्था के बारे में कि बालक के अंदर कौन कौन सी समाजीकरण का उसका विकास होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं यहाँ पर समाजीकरण। समाजीकरण समाजीकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? समाजीकरण को क्या कहा जाता है? जब बालक के अंदर एक समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर विद्यालय जाने तक लेकर जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसे दोस्तों कहा जाता है समाजीकरण। देखिए, समाजीकरण अगर एक छोटे फॉर्म में एक परिभाषा देखी जाए, समाज के साथ एकीकरण। मतलब क्या दोस्तों? समाज के साथ एकीकरण समाजीकरण कहलाता है, जिसमें बालक समाज और अपने समाज और संस्कृति के मध्य जो विकास होता है उसे समाजीकरण कहते हैं। दोस्तों, समाजीकरण एक तरह से बोला जाए, देखिए समाज में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, प्रथाएं होती हैं, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सभी मान्यताओं को एकीकरण में होकर उन सभी को मानता है। क्यों? क्योंकि वह समाज में रहता है। समाज में रहने के साथ साथ वह समाज की हर रीतियों के बारे में अपना बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि सब मान्यता को प्राप्त करता है। उसकी जो प्रथाएं होती हैं, संस्कृति होती है, उसको सर्वमान्य करता है। सभी को समाजीकरण में रहकर वह मान्य करता है दोस्तों। तो यह होता है आदमी का या व्यक्ति का समाजीकरण। दोस्तों देखिए, हमारा प्रारंभ करेंगे समाजीकरण, समाज से एकीकरण और समाज और संस्कृति के मध्य जो पहले विकास होता है उसे समाजीकरण कहा जाता है। दोस्तों, समाजीकरण दो प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, समाजीकरण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। समाजीकरण दो तरह का होता है। एक तो होता है दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण। क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण का मतलब क्या है दोस्तों? कि व्यक्ति का सर्वप्रथम जो समाजीकरण होता है वह कहां से प्रारंभ होता है? व्यक्ति का जो सर्वप्रथम समाजीकरण होता है या प्राथमिक समाजीकरण होता है वह कहां से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, जब भी कोई बालक छोटा रहता है, उसका जो समाजीकरण प्रारंभ होता है वह सबसे पहले उसके परिवार से होता है। परिवार से, वहां से वह सीखता है कि हमारे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से जीवन यापन करना है। यह परिवार के माध्यम से उसको बताया जाता है कि यह गलत है, यह सही है। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण जो होता है दोस्तों, वह होता है इस बालक का परिवार। दूसरा समाजीकरण जो होता है दोस्तों, वह होता है उसके मित्र। कौन होता है दोस्तों? उसके मित्र जो होते हैं वह उसका प्राथमिक समाजीकरण के द्वारा भी आते हैं, क्योंकि मित्रता के साथ रहकर बालक के अंदर दो तीन प्रकार की भावनाएं आती हैं जो उसके दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि बालक एक भेदभाव की भावना करना भूल जाता है। बालक के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता कि वह कौन है, वह अमीर है कि गरीब है, कि जातिगत रूप से किसी भी प्रकार से वह भेदभाव नहीं करता। एक मित्रता के माध्यम से बालक के अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है, बालक के अंदर सहयोग की भावना जागृत होती है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके प्रति हमें सहयोग करना चाहिए। इस तरीके का सामाजिकरण विकास होने लगता है बालक के अंदर। परोपकार की भावना आने लगती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर दुखी अवस्था में है या उसकी अवस्था ठीक नहीं है तो हमारे लिए उसके प्रति कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ उसके लिए उपकार करना चाहिए या उसकी मदद करना चाहिए। दोस्तों, यह जो इससे गुण उत्पन्न होता है दोस्तों, वह होता है मित्रों के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक सामाजिकरण जो रहता है वह परिवार, मित्र और अध्यापक। अध्यापक क्या करता है दोस्तों? जब बालक विद्यालय जाता है
तब विद्यालय में जाने के बाद अध्यापक क्या करता है, बालक का मूल्यांकन करता है। बालक का क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि बालक किस तरीके का है, बालक का आचरण किस तरीके का है, बालक का बिहेवियर किस तरीके का है, बालक का व्यवहार किस तरीके का है। इन सब चीजों को जानकर उसका जो शिक्षक जो अध्यापक होता है वह उसके अनुसार उसका सामाजिकरण में उसकी मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से दोस्तों, प्राथमिक सामाजिकरण के कुछ उदाहरण होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि बालक का प्राथमिक सामाजिकरण है या व्यक्ति का सामाजिकरण है सब प्राथमिक, तो उसमें क्या लिखा आता है आपके लिए, खेल का मैदान, खेल, अध्यापक, इस तरीके से लिखा रहता है, या परिवार। ऑप्शन आता है ए और बी दोनों, ए बी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका जो रहेगा परिवार, मित्र और अध्यापक, ये तीन इसमें होते हैं इंपॉर्टेंट प्राथमिक सामाजिकरण में दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों द्वितीयक गौण सामाजिकरण। गौण का मतलब होता है द्वितीयक, द्वितीयक मतलब उसके अलावा, प्राथमिक सामाजिकरण के अलावा जो सामाजिकरण होता है वह किस तरीके का होता है, किन किन के माध्यम से होता है। एक तो होता है दोस्तों खेल का मैदान। वही बात सामने आती है, खेल के मैदान में जब बालक खेलता है तो उसके अंदर एक खिलाड़ी प्रेम की भावना होती है। देखिए क्रिकेट, कोई भी व्यक्ति अगर खेल खेलने जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर खेल खेलने जाता है तो जब वह खेल के मैदान में रहता है तो उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा होती है, उसके अंदर जीतने का भाव होता है। लेकिन अगर उसी खेल के दरमियान अगर कोई अगर दुर्घटना हो जाती है या किसी को लग जाता है या किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या किसी से टकरा जाते हैं तो उसके अंदर एक खिलाड़ी भावना होती है, उसके प्रति एक सहानुभूति होती है, यह भाव उत्पन्न होता है। यही भी एक सामाजिकरण होता है जो बालकों के अंदर यह गुण उत्पन्न होने लगता है दोस्तों। तो खेल का मैदान और पड़ोसियों के संदर्भ में बालक जिस माहौल में रह रहा है, बालक जिस जगह पर रह रहा है, वहां के पड़ोसियों का व्यवहार किस तरीके का है, उनका रहने का तरीका किस तरीके का है, उनका बात करने का तरीका किस तरीके का है, यह जो सब चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों, वह करती है हमारे आसपास के पड़ोस में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके वार्तालाप के ऊपर निर्भर करता है, जहां से बालक का सामाजिकरण भी होता है। क्योंकि बालक जहां पर रहेगा, जैसे बालक का कोई मकान है, उसके आसपास जो भी पास पड़ोस के लोग रहते हैं, आस पड़ोस के, उनका व्यवहार किस तरीके का है, उनका नेचर किस तरीके का है, किस तरीके की वह वार्तालाप करते हैं, किस तरह की उनकी संस्कृति है, ये सभी बातें बालक के सामाजिकरण पे बहुत ही ज्यादा असरदार होती हैं दोस्तों। क्योंकि बालक अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत कुछ सीखता है। तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि सामाजिकरण, समाज के साथ एकीकरण, समाज के साथ एकीकरण करना सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सामाजिकरण होता है और द्वितीयक सामाजिकरण होता है या गौण सामाजिकरण होता है दोस्तों। प्राथमिक सामाजिकरण वह होता है जहां से बालक सर्वप्रथम समाज के गुण जहां से आने लगते हैं, वह प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। जैसे कि परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा और अध्यापक के द्वारा, इन तीनों के माध्यम से बालक के अंदर सामाजिकरण के गुण आने लगते हैं दोस्तों। और द्वितीयक जो रहता है वह खेल का मैदान, आस पड़ोस के संदर्भ में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके संदर्भ में यह बात कही जाती है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से इनके दो प्रकार के गुण होते हैं। देखिए अब सामाजिकरण पढ़ने से पहले कई मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें हरलाक के द्वारा भी दी गई है, रास महोदय के द्वारा भी दी गई है, बैलेंटाइन के द्वारा भी दी गई है और मैकेनल के द्वारा भी दी गई है। तो दोस्तों हमारे द्वारा उस पूरे मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषा है उनको मैं पीडीएफ के माध्यम से आप सभी तक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के कथन है मैं यहाँ पे लिखूंगा, इससे बेहतर है कि मैं आपको वहां पे पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि हरलाक के अनुसार भी है, रॉस के अनुसार भी है, मैकेनल के अनुसार भी है दोस्तों। इस प्रकार से कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपनी अपनी सारेंसन के अनुसार भी है, मॉन्टेसरी के अनुसार भी है। इस प्रकार से तमाम जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है वह आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। अब देखिए लेकिन महत्वपूर्ण अगर जो बात आती है वह बात आती है सामाजिकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, जो सिद्धांत पेपर में पूछे जाते हैं। उन सिद्धांत के बारे में जरा हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सिद्धांत होता है कुली का स्वदर्पण का सिद्धांत। आपसे प्रश्न किया जाता है सामाजिकरण में कुली का सिद्धांत है, सामाजिकरण में कुली का सिद्धांत है,
अब देखिए उसमें नीचे ऑप्शन लिखा रहता है, स्वदर्पण का सिद्धांत है, विकास को लेकर है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इस तरीके से आपसे प्रश्न किया जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, स्वदर्पण का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, कुले महोदय ने अपना एक सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत को कहा जाता है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत मतलब क्या है, जैसा बालक एक आईने में देखता है, बालक अपने आप को जिस तरीके का आईने में या शीशे में देखता है या दर्पण में देखता है, वही बुराई वह अपने अंदर देखता है। यह बात मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही गई है दोस्तों। जैसे कि बालक किसी दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है या किसी आईने के सामने खड़ा हो जाता है, तो जो कमी उसको आईने के सामने दिखाई देती है, वही कमी और वही बुराई वह अपने अंदर महसूस करता है। ठीक है, उसका मतलब ये रहता है कि जो गलतियां, जो कमियां मुझे आईने में दिख रही हैं, समाज के लोग भी मेरे अंदर वही कमी देखते होंगे। यह सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा दोस्तों, कुले महोदय के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इसकी एक बात और होती है, इसमें जो सामाजिकरण होता है वह सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया के तत्वाधान में होता है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सामाजिक रूप से जो अंतःक्रिया होती है उसके तत्वाधान में उसका सामाजिकरण होता है दोस्तों। कि बालक जो भी काम करता है, बालक जो भी कार्य करता है सामाजिक गुणों में, वह बुराई वो अपने अंदर स्वयं देखता है, वह बुराई अपने अंदर वह स्वयं देखता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कुले का स्वदर्पण का सिद्धांत। जैसा बालक अपने आप को दर्पण में देखता है, ठीक वैसे ही वह अपने अंदर उस बुराई को भी देखता है। इसे कहा जाता है दोस्तों कुले का स्वदर्पण का सिद्धांत। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। पूछा सिर्फ इतना जाता है कि सामाजिकरण में कुले का सिद्धांत है, स्वदर्पण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। यह होता है आपसे प्रश्न। तो आपका जवाब क्या होगा, स्वदर्पण का सिद्धांत। यहां से दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत जो आता है वह आता है मीड का सिद्धांत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मीड का सिद्धांत। मीड महोदय का क्या कहना है, मीड महोदय का कहना है जहां पर बालक के अंदर मैं या हम या मुझे की भावना आने लगती है, मैं, हम या मुझे की भावना आने लगती है दोस्तों, वहां पर समझ लीजिए कि बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास होने लगा है या हो चुका है। क्योंकि बालक के लिए अगर कोई भी कार्य करना होता है तो बालक बोलता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं मतलब स्वयं को लेकर या मुझे। जब बालक स्वयं को लेकर कोई भी बात करने लगे, जब भी बालक कोई मैं या हम या मुझे शब्द का प्रयोग करने लगे दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास प्रारंभ हो गया है या उसका सामाजिकरण का विकास हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यह कहता है मीड का सिद्धांत। मीड महोदय ने क्या कहा है, जिन बालकों के द्वारा मैं या मुझे शब्द का प्रयोग किया जाने लगे दोस्तों, समझ लीजिएगा कि बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास होने लगा है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, देखिए जहां पे बालक बोलेगा मैं या मुझे, इसका मतलब क्या है, वह उसके अंदर स्वभावना का विकास हो रहा है। काय का विकास हो रहा है दोस्तों, ठीक है, सामाजिकरण तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर विकास कौन सा हो रहा है, उसके अंदर स्वभावना का विकास हो रहा है। खुद के प्रति भावना व्यक्त कर रहा है, वह खुद के प्रति भावना व्यक्त कर रहा है। जैसे कि आपने बोला कि यह काम कौन करेगा, बोलेगा मैं यह कार्य करूंगा, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक स्वभावना की एक जागृत होती है, स्वभावना उसके अंदर जागृत होती है। यह काम किसे दिया जाए, यह काम मुझे दिया जाए, मुझे यह बेहतर तरीके से आता है। अगर कोई प्रश्न किसी आपकी वार्तालाप कर रहे हो और कोई कहे यह कार्य किस किस पे बनता है, तो वह तुरंत बोलेगा मुझे यह कार्य आता है, मैं यह कार्य कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है, वह उसके अंदर स्वभावना की जागृत हो रही है, स्वभावना। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है दुर्खिम का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सामाजिकरण में दुर्खिम का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये तीनों सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। दुर्खिम का सिद्धांत क्या कहते हैं कि दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। इसे दुर्खिम का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इनका कहना यह है, दुर्खिम महोदय ने क्या कहा है कि समाज में अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है, समाज में अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती हैं, प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, आचरण होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है।
फिर भी व्यक्ति समाज में रहकर उन सभी बातों को एक साथ एकीकरण में रहकर स्वीकार करता है। उनका कहना क्या है दोस्तों दुर्कहेम महोदय का, कि समाज में हर प्रकार की संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथाएं, जो आचरण, धर्म, सब जो चीजें होती हैं वह अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति समाज में रहकर उन सभी बातों को, इन सभी धर्मों को, उन सभी संस्कृति को एक साथ रहकर, एकीकरण में रहकर उन सभी बातों को स्वीकार करता है और उनका पालन करता है। दोस्तों यह बात किसके द्वारा कही गई है? दुर्कहेम के सामूहिक प्रतिनिधित्व के, सामूहिक मतलब सभी एक साथ होकर उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस चीज का सहयोग करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? दुर्कहेम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। मतलब प्रत्येक समाज के अपने अपने आदर्श होते हैं, अपने व्यवहार होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी होती है, धर्म अपने अपने होते हैं, नियम अपने अपने होते हैं, अलग अलग सब कुछ होता है, लेकिन समाज के लोग सामूहिक रूप से एक साथ रहकर इसका पालन करते हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? दुर्कहेम महोदय के द्वारा यह सिद्धांत कहा गया है। अगली जो बात आती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट एक बार फिर दोबारा दोहराया जाता है, हमारा चैप्टर है सामाजिकरण। सामाजिकरण किसे कहते हैं? समाज के साथ एकीकरण करना। समाज में जो सब कुछ चल रहा है, समाज में जो सब कुछ चल रहा है उसको अपने अंदर अपनाना और उसका पालन करना, उसके साथ चलना, वह सामाजिकरण कहलाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? समाज के साथ एकीकरण करना सामाजिकरण कहलाता है दोस्तों। अब इसके बाद अगली बात क्या आती है? सामाजिकरण के गुण या सामाजिकरण के जो कितने प्रकार के सामाजिकरण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है प्राथमिक सामाजिकरण। इसमें से प्रश्न किया जाता है, प्राथमिक सामाजिकरण जो है इसमें परिवार, मित्र और शिक्षक आते हैं, क्योंकि यहाँ से बालक का सामाजिकरण होना प्रारंभ होता है। परिवार के व्यक्तियों के साथ उसका सामाजिकरण का होना प्रारंभ होता है दोस्तों। और दूसरा जो होता है मित्र, मित्र के द्वारा उसके अंदर एक भावना जागृत होती है, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, खिलाड़ी प्रेम की भावना, और दोस्तों जातिगत भेदभाव की भावना खत्म होती है। और द्वितीय जो गुण जो हमारा सामाजिकरण होता है वह कहाँ से होता है? खेल के मैदान से होता है, और आस पड़ोस के जो व्यक्ति रहते हैं उनके संदर्भ में भी उसका विकास होता है। अगली बात, यहाँ पर हमने सिद्धांत पढ़े, कुले का स्वदर्पण का सिद्धांत पढ़ा, नीड का सिद्धांत पढ़ा कि जहां पर मैं या मुझे शब्द का प्रयोग किया जाने लगे, समझ लीजिए बालक के अंदर स्वभावना का विकास हो रहा है दोस्तों। इसके बाद हमने पढ़ा दुर्कहेम का सिद्धांत। दुर्कहेम ने क्या कहा कि अलग अलग समाज के अपने अपने अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, विचारधाराएं, आचरण, वातावरण सब अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति समाज में रहकर उन सभी का एक साथ पालन करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता। आपसे प्रश्न किया जाता है सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता कौन कौन हैं? अगर यह तीनों आते हैं तो आपका तो आंसर सही है। जैसे कि सबसे पहला तो इसमें नाम आता है दोस्तों अध्यापक का। देखिए पहले नाम से तीनों जो है मुख्य अभिकर्ता माने जाते हैं सामाजिकरण के, क्योंकि परिवार का मैंने आपको बताया, परिवार बालक को यह बताता है कि समाज में आपको किस तरीके से रहना है, समाज में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज के बारे में जो जानकारी मिलती है, इस बात के बारे में जो बालक को ज्ञान मिलता है वह मिलता है दोस्तों परिवार के माध्यम से, जो कि बालक का सबसे प्राथमिक सामाजिकरण केंद्र होता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया मित्र, मित्र के साथ उसके अंदर भेदभाव की भावना अलग होती है, भेदभाव की भावना पैदा नहीं होती, उसके अंदर सहयोग की भावना पैदा होती है, परोपकार की भावना आने लगती है। इस तरीके का जो सामाजिकरण होता है दोस्तों वह होता है मित्रों के माध्यम से। तीसरा मैंने आपको बताया अध्यापक। अध्यापक क्या करता है? बालक का मूल्यांकन करता है और बालक की कमी को बाहर निकालता है कि बालक को सामाजिकरण में, बालक को बड़ा होने में किस चीज की कमी है और उसके बारे में सुधार करने की कोशिश करता है, और उसके अंदर जो कमियां रहती हैं उन कमियों को बालक के अभिभावकों से कहकर उसका मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन में जो कमी रह जाती है उस कमी का अध्ययन करके वह उसके अभिभावकों को सूचित करता है कि बालक के अंदर इस चीज की कमी है, आप उसके अंदर थोड़ा सुधार करिएगा दोस्तों। इसमें बालक का सामाजिकरण बेहतर तरीके से हो पाता है।
यह होते हैं दोस्तों बालक के सामाजिकरण के कुछ अभिकर्ता होते हैं जो सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं दोस्तों। कौन कौन से? अध्यापक, अभिभावक और मित्र। ठीक है दोस्तों। अब अभिभावक में दोस्तों परिवार ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है दोस्तों हमारा क्या, अब हम देखेंगे दोस्तों सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या देखेंगे? सामाजिकरण की विशेषताएं। हेडिंग डालिएगा दोस्तों, सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की विशेषताएं वही विशेषताएं होती हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, विशेषताएं जो उपनाम होते हैं वह भी अपने आप में एक परिभाषाएं होती हैं दोस्तों। आपसे सीधा का सीधा एक प्रश्न कर लिया जाता है कि सामाजिकरण प्रक्रिया है। अगर आपसे बोल दिया सामाजिकरण प्रक्रिया है दोस्तों, तो उसमें आपको विकल्प दे दिए जाते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, कि विकास की प्रक्रिया है, कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया है। इस तरीके से आपसे प्रश्न आपसे कर लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम सामाजिकरण की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या आती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में देखने को मिलती है, वह आती है दोस्तों कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सामाजिकरण जो रहता है दोस्तों वो सांस्कृतिक गुणों, सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों पर के आधार पर होता है। मूल्यों के आधार पर होता है। सामाजिकरण जो होता है दोस्तों वह खेल के माध्यम से भी होता है। खेल के माध्यम से भी होता है बालक के अंदर, बालक में। ठीक है दोस्तों। सामाजिकरण, सामाजिकरण में व्यक्ति के अंदर अहम की भावना होती है। अहम जिसे बोलते हैं ईगो। क्या होता है दोस्तों? ईगो विकसित होता है। अगला हम क्या देखेंगे दोस्तों? सामाजिकरण। देखिए कौन कौन से है। सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। और सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के पर आधारित रहता है। और यहाँ पर दोस्तों खेल के माध्यम से विकास होता है और अहम विकसित होने लगता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सामाजिकरण के जो गुण होते हैं, गुण जो होते हैं सामाजिकरण के गुण, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं दोस्तों। गुण जो रहते हैं इसके, मतलब सामाजिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सामाजिकरण व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से, देखिए अगर व्यक्ति के अंदर सामाजिकरण नहीं हो रहा है, मैं आपको बाद में बताता हूं दोस्तों, व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनाता है दोस्तों। ठीक है। और इसको जो सामाजिकरण जो सीखने का कार्य है, सीखने का जो कार्य है वह विभिन्न संस्थानों पर होता है।
कहाँ पर होता है दोस्तों? विभिन्न संस्थानों पर होता है दोस्तों। और इसमें अलग अलग जो आपकी जगह होती हैं, जैसे कि आपका विद्यालय है, आपका परिवार है, आपका विद्यालय में जाकर सामाजिकरण का विकास होता है, आपके परिवार में जाकर विकास होता है, ठीक है दोस्तों। और यह जो होता है मित्रों के माध्यम से होता है, कहाँ पर? समूहों में होता है, जब मित्र समूह टोली की अवस्था में रहते हैं। विभिन्न एजेंसियों में होता है। देखिए ये कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों जिनको हम देखेंगे। सबसे पहली विशेषता मैंने आपको बताई, सीखने की प्रक्रिया। सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है? बालक समाज में रहकर को सीख रहा है, बालक समाज में रहकर को सीख रहा है और उसका सामाजिकरण हो रहा है। यह भी एक परिभाषा है। सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। बालक के अंदर क्या क्या सीख रहा है? बालक के अंदर खेल की भावना आ रही है, प्रेम की भावना आ रही है, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, इस प्रकार से कई प्रकार के जो उसके अंदर गुण आ रहे हैं वह सीख रहा है। इसलिए क्या? सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। सामाजिकरण जो होता है उसमें सांस्कृतिक जो गुण होते हैं, उसके परिवार के जो गुण होते हैं, उसके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके गुणों पर आधारित और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं कि समाज में किस तरीके का भाव है, उपकार का है, परोपकार का है, कि किस भाव उसके आस पड़ोस का माहौल जो है, सामाजिक जो गुण मिल रहा है, वह मूल्य मिल रहा है, वह किस आधार पर है, उसके आधार पर भी क्या होता है दोस्तों? बालक का सामाजिकरण होता है। खेल के माध्यम से बालकों में विकास होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों। अब देखिए सामाजिकरण, जब बालक के अंदर सामाजिकरण होता है तब मैंने आपको एक मीड का सिद्धांत बताया था। क्या? मैं या मुझे, स्वभावना का विकास। मैं का भावना अगर आने लगे, इसका मतलब बालक के अंदर ईगो या अहम की भावना आने लगी है। कहीं भी सामाजिकरण में अगर कोई भी बात अगर हो रही है और बात करते समय अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करे मैं या मुझे या हम, तो समझ लीजिए उसके अंदर ईगो या अहम के भाव विकसित होने लगा है। ठीक है दोस्तों, यह जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। सामाजिकरण के जो गुण होते हैं, अब जैसे मान के चलो किसी परिवार के जो गुण है, मान के चलो कोई परिवार दानवीर है, कोई परिवार के घर में कोई भी आ जाए तो वह खाली पेट भूखा नहीं जा सकता। किसी ने कोई वचन बोल दिया, बोलते हैं कि आपने रामायण सभी ने देखी होगी, रघुकुल वंश का एक नियम था, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब क्या? अगर किसी को वचन दे दिया तो वचन तो पूरा करेंगे ही, चाहे भले उसके प्राणों को त्यागना पड़े, भले स्वयं के प्राणों को त्यागना पड़े, लेकिन जो वचन दिया है वह वचन जरूर पूरा किया जाएगा। तो यही भी एक सामाजिकरण का विकास है दोस्तों, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उनकी कई पीढ़ियों से यह चला आ रहा है, वही चलता रहता है। तो यह क्या है दोस्तों? यह गुण जो रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। व्यक्ति को जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। देखिए अगर व्यक्ति के अंदर सामाजिकरण का विकास ना हो तो समझ लीजिए व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति एक जीवन है, एक जीव है, एक पशु के समान है। ना उसके अंदर समाज के प्रति रहने की भावना है, ना धर्म है, ना समाज है, ना रीति रिवाज है, ना उसका माहौल है, ना आचरण व्यवहार है, कुछ नहीं है उसका। इसका मतलब क्या है? बालक एक पशु है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सामाजिकरण व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनाता है, समाज में रहने लायक योग्य बनाता है। सामाजिकरण जब बालक का हो जाता है तब बालक समाज में उठने बैठने के लायक हो जाता है दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों? सीखने का कार्य विभिन्न संस्थानों समूह एजेंसी में होता है। देखिए सीखने का कार्य सामाजिकरण और जो सीखने का कार्य होता है दोस्तों, वह कहाँ होता है? आपने देखा विद्यालय क्या एक संस्थान ही तो है। विद्यालय में सामाजिकरण होता है वह संस्थान में होता है, समूहों में होता है, मित्रों के साथ जाता है तो क्या है? टोली में जाता है, समूह में, ग्रुप में जाता है, वहां पर उसका विकास होता है। विभिन्न एजेंसियों में होता है, अलग अलग एजेंसी का मतलब है अलग अलग सेंटरों पर जाता है, अलग अलग प्रकार के विद्यालय को लेकर बोला गया है, यहाँ पर परिवार को लेकर बोला गया है दोस्तों। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि सीखने का कार्य जो रहता है विभिन्न संस्थानों पर, समूहों पर या विभिन्न एजेंसियों पर होता है। तो यह दोस्तों हमारी जो होती है वह होती है दोस्तों सामाजिकरण की विशेषता। एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया है, सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। खेल के माध्यम से सामाजिकरण होता है, अहम का भाव विकसित होने लगता है दोस्तों, और यह जो गुण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। और सीखने का जो कार्य है वह विभिन्न संस्थानों, समूहों और विभिन्न एजेंसियों में होता है। देखिए ये जो गुण मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वह मैं आपको PDF के माध्यम से
आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो रेगुलर बने रहिएगा दोस्तों और रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई करिएगा। हमारा लक्ष्य है कि आगामी समय में जो भी परीक्षाएं निकलती हैं वह परीक्षा हमसे दूर नहीं जानी चाहिए, वह परीक्षा हमसे पास होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तब तो हमारी पढ़ाई का एक उद्देश्य रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों सामाजिकरण को लेकर। कल हम पढ़ेंगे सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये सामाजिकरण में जो कारक होते हैं वह किस तरीके से प्रभावित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आज रेगुलर बने रहिएगा, रोज पढ़ाई करिएगा दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें, दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे और हमारा जो लक्ष्य की हम प्राप्ति करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी दोस्तों। जय अब्बा की।